Good morning, everyone. Let's continue with atomic structure. Atomic structure. Okay. So last time we dealt with Rutherford's model. You must be remembering it. Rutherford ने क्या किया था? Rutherford took a screen. ठीक है, he took a screen and he coated that screen with zinc sulfide. याद आ रहा है कुछ? He coated that screen with zinc sulfide. Okay. And in between this screen, he placed a gold foil. He placed what? A gold foil. स्क्रीन को कोट किससे किया था हम लोगों ने? जिंक सल्फाइड से. ठीक है, जिंक सल्फाइड यहाँ पे कोट करके रखा था एंड बीच की तरफ गोल्ड फॉइल था एंड देन ही टुक अ अल्फा पार्टिकल सोर्स, अ रेडियो एक्टिव पार्ट. ठीक है, अभी मैं इसको लेड बॉक्स में ट्रैप करके नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बनाया ही था. चाहिए तो शॉर्ट में हम लोग बना ही देते इसको. तो ही पुट इट इन अ लेड बॉक्स. ठीक है, जिसको एक छोटी सी फाइन ओपनिंग थी. जिसको एक छोटी सी फाइन ओपनिंग थी. छोटी सी ओपनिंग रखने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो एक छोटी सी बीम में आएंगे. तो ही बम्बार्डेड गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल्स. अब व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, या फिर क्या मिलना चाहिए था? देखो, एकदम सिंपल चीज है. अगर हम लोगों ने जे थॉमसन का मॉडल फॉलो किया होता तो जे थॉमसन क्या बोले थे हम लोगों को कि एक एटम जो है, इट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एटम इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यूनिफॉर्मली सो दैट ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल. ठीक है, ये ऐसे हम लोगों को किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था. अब अगर हम लोग एकदम थिन लेयर ले रहे हैं तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर हम लोग एकदम थिन लेयर ले रहे हैं तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से डायरेक्ट पीछे की तरफ पास हो जाएंगे. ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से डायरेक्ट पीछे की तरफ पास हो जाएंगे बिकॉज सिंस इट इज अ थिन लेयर, अल्फा पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू इट एंड वी शुड गेट scintillation over here. We should get scintillation over here. ठीक है, बट उनको ये सिर्फ इतना ही ऑब्जर्वेशन मिला था क्या? उनको इतना ही सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिला था क्या? तो नहीं. What he observed that alpha particles are scattering in different directions also. वो कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में भी स्कैटर्ड हो रहे थे. Some alpha particles were scattering with an angle greater than 90 degrees. Some alpha particles were scattering with an angle greater than 90 degrees and some alpha particles were coming back with a 180 degree angle. तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था एंड इनको कैसे पता चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्किंटिलेशन. ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे थे उस डायरेक्शन में उनको स्किंटिलेशन दिख रहे थे. अब मुझे बताओ इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस? उन्होंने हम लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन दिया? तो सी, he told us कि since I am getting something like this can only mean that atom is a empty space. ठीक है, atom is made up of empty space. ठीक है, atoms जो है वो ऐसे ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है.
ऐसे खाली गोले हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? अगर कुछ रहता तो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास हो पाते क्या? तो नहीं होने चाहिए थे। बट सिंस दे आर एम्प्टी स्पेस, अल्फा पार्टिकल्स कैन डायरेक्टली पास थ्रू इट, अल्फा पार्टिकल्स कैन डायरेक्टली पास थ्रू इट, एंड in their center in their center something dense is there, समथिंग वेरी डेंस इज देयर। याद रखो, एकदम छोटा सा सेंटर रहने वाला है, ठीक है, एंड उस सेंटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। भाई देखो, अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास कर रहा हूं, इफ आई एम पासिंग अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली, तो व्हाट विल हैपन? यूजुअली अगर तुम लोग ऐसे समझ लो कि तुम लोग डार्ट्स का गेम खेल रहे हो, ठीक है, डार्ट्स का गेम खेलते वक्त तुम लोग जब मारने जाओगे, तो मुझे बताओ, हमेशा तुम लोग बुलसाई के ऊपर स्ट्राइक कर पाओगे क्या? हमेशा तुम लोग बुलसाई के ऊपर स्ट्राइक कर पाओगे क्या? इफ यू आर प्लेइंग गेम ऑफ डार्ट्स, ठीक है, डार्ट्स का गेम सबने देखा होगा, और बीच में जो रहता है उस पॉइंट को हम लोग बुलसाई बोलते हैं। तो तुम लोग हमेशा बुलसाई पे टच कर पाओगे या फिर मार पाओगे डार्ट को? नहीं मार पाएंगे। सिमिलरली, जब तुम लोग अल्फा पार्टिकल्स की गन फेंक रहे हो, जब तुम लोग अल्फा पार्टिकल की गन फेंक रहे हो, तो तुम लोग हमेशा प्रोटॉन को स्ट्राइक कर पाओगे? हमेशा तुम लोग सेंटर को स्ट्राइक कर पाओगे क्या? हमेशा जो हम लोगों के अल्फा पार्टिकल्स की गन है, वो सेंटर को स्ट्राइक कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो देखो, अल्फा पार्टिकल्स जब हम लोग थ्रो करना स्टार्ट किए, तो अल्फा पार्टिकल्स मेजरली कैसे पास हो रहे थे? तो दे आर पासिंग थ्रू माय एटम, ठीक है, एटम इज अ एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस में से इजीली पास हो पा रहे थे। देखो, वो पास हो रहा है, होते जा रहा है। मुझे बताओ, ये किसी भी पॉइंट पे बुलजाई को टच कर रहा है क्या? बुलजाई मतलब क्या? तो हम लोगों का सेंटर न्यूक्लियस, उसे टच कर पा रहा है क्या? ये नहीं कर पा रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है, वो स्ट्रेट अवे निकल जाएंगे। अब गलती से कोई एक पार्टिकल आएगा, गलती से कोई एक अल्फा पार्टिकल आएगा, जो आके हमारे प्रोटॉन को जस्ट थोड़ा सा टच कर लेगा, या फिर प्रोटॉन के एकदम नजदीक पहुंच जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के नजदीक पहुंचेगा, क्या होगा? अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के नजदीक पहुंच गया, क्या होगा? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल डिविएट। करेक्ट बोल रहे हो? अब ये होगा डिविएट, अब ये होगा डिविएट। गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे जो डिविएशन होगा, वो बहुत नजदीक आने की वजह से अच्छा खासा बड़ा होगा। बट समझो कोई एक अल्फा पार्टिकल है जो इसके बहुत नजदीक से जा रहा है, बट इसको टच नहीं कर पा रहा है, बहुत नजदीक से जा रहा है बट इसे टच नहीं कर पा रहा है। लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था, अल्फा पार्टिकल्स आर डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत नजदीक पहुंच गए, तो इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, बट वो थोड़े कम एंगल से होगा। अब एक कोई गलती से अल्फा पार्टिकल आएगा विच विल स्ट्राइक हेड ऑन, ठीक है, ये परफेक्ट इसके आमने सामने आ जाएगा। अब जैसे ही ये इसको सामने से टच करेगा, डायरेक्ट उसको हेड ऑन कोलाइड करेगा, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? दिस अल्फा रे विल बाउंस बैक। करेक्ट बोल रहे हो? नाउ इट विल बाउंस बैक। गाइस, समझ में आ रहा है ये बाउंस बैक कब होगा? ये पूरे 180 डिग्री से पीछे आ रहा है, बट मुझे दिखाने के लिए वो थोड़ा एंगल दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, हो रहा क्या है, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स या फिर ऑल अल्फा पार्टिकल बीम्स आर पासिंग स्ट्रेट अवे थ्रू माई एटम। तो ये इनका एंगल क्या रहने वाला है? 180 डिग्री का। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे जो प्रोटॉन के थोड़े नजदीक पहुंचेंगे, प्रोटॉन के थोड़े नजदीक पहुंचेंगे, तो उनमें थोड़ा सा डिविएशन होगा, वो रिपेल होकर थोड़े से डिविएट हो गए। अब उससे भी कम अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे जो प्रोटॉन को टच कर पाएंगे, तो उनका डिविएशन का एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड लाखों में एक अल्फा पार्टिकल होगा जो प्रोटॉन को हेड ऑन कोलाइड करेगा और बाउंस बैक होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में से आ रहा था, प्रोटॉन से कोलाइड हो गया और एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होके चला गया। तो वो लाखों में एक अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जस्टिफिकेशन तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताया कि मुझे मतलब द एक्सपेरिमेंट आई एम कैरिंग आउट, रिजल्ट जो मुझे मिल रहे हैं, वो एक ही एक्सप्लेनेशन, एक ही कंक्लूजन के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। व्हेन वी कैन एक्सप्लेन इट, व्हेन वी कैन से दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस, एटम्स आर मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो व्हाट वेर द कंक्लूजंस, व्हाट वेर द कंक्लूजंस ही ड्रू? कंक्लूजन,
atoms are almost completely vacant और empty. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, at their center, at their center something dense substance is present. He called it nucleus. He called it nucleus. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, mass of whole atom, mass of whole atom is present in nucleus. ठीक है. बाकी का एटम जो रहने वाला है वो अच्छा खासा वेकेंट है, तो उसका मास रहने वाला है नहीं, और सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें पूरा का पूरा मास प्रेजेंट है. अब पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड electron revolves around nucleus. Electron revolves around nucleus. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को किसने बताए? तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को रदरफोर्ड ने बताए. गाइस देखो, लेट मी रिपीट अगेन. हो रहा क्या था? तो अल्फा पार्टिकल्स की बीम जो थी वो ऑलमोस्ट 99% स्ट्रेट अवे पास कर रही थी. ऑलमोस्ट 99% स्ट्रेट अवे पास कर रही थी. कुछ फ्रैक्शन, जो बचा हुआ 1% है उसमें से भी कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन 0.9% जो है वो थोड़े से एंगल से डिविएट हो रहे थे, स्मॉल एंगल से वो डिविएट हो रहे थे. अब उस डिविएशन का रीजन क्या था? बिकॉज उनके बीच में और हमारे प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा था. अब उसके बाद कुछ अल्फा रेस थी जो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल से डिविएट हो रही थी. क्यों? बिकॉज वो प्रोटॉन के बहुत नजदीक पहुंच गई थी और प्रोटॉन के थ्रू कोलाइड होके वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से बाउंस बैक हो रहे थे. अब लाखों में एक, मतलब 0.001% में एक अल्फा पार्टिकल जो था वो प्रोटॉन के साथ हेड ऑन कोलाइड कर रहा था एंड बाउंस बैक कर रहा था. तो उसे हम लोगों ने बोला, मतलब वो बाउंस बैक करने का रीजन क्या था? तो वो हेड ऑन कोलाइड कर रहा था, तो उसका एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री से वो बाउंस बैक हो गया. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन था उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसने कंक्लूजन क्या दिया? दैट एटम इज मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस. ठीक है. उसमें उसमें कुछ भी भरा नहीं है. इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, इट इज कंप्लीटली वेकेंट. एंड बीच में उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट रहने वाला है? एक डेंस मटेरियल प्रेजेंट रहने वाला है, डेंस मैटर प्रेजेंट रहने वाला है, एंड विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस. Now he concluded that nucleus contains whole mass of atom. Nucleus contains complete mass of atom, and it contains protons and neutrons around which electrons will revolve. Around which electrons will revolve. Any doubt, guys? ये दिस वाज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. अब हम लोगों ने डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा है. तुम लोगों को एग्जाम में ऑब्जर्वेशन भी पूछे जा सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होके कुछ मिलने नहीं वाला है गाइस, याद रखो. अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके कुछ नहीं मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड हो भी नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है. अब वेव नेचर क्या रहता है वो हम लोग वेव मैटर थियरी में देखेंगे. ठीक है, अभी नहीं देखेंगे. बट इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, तो वो डायरेक्ट कोलाइड नहीं हो पाएगा. ओके. तो तुम लोगों को एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी से. ठीक है, तुम लोग एक छोटा सा होमवर्क है. अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जर्वेशंस जो है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस जो है वो तुम लोगों को होमवर्क में लिख के लाने हैं. ठीक है, वो तुम्हें होमवर्क में लिख के लाने हैं. तो गाइस, दिस इज योर होमवर्क. ठीक है.
बाकी एमसीक्यूज से तुम लोगों को मिलेंगे ही, डोंट वरी। Okay. Yes, this can happen in air. This can happen in air. But vacuum conditions are more preferred because air में कैसे होगा? एयर में थोड़े बहुत जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी कोलाइड कर सकते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर अल्फा पार्टिकल ने कोलिजन किया तो इंटरफेरेंस थोड़ा आ जाएगा। तो इट इज बेटर टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम। बट एयर में भी अगर हम लोग कैरी आउट करेंगे तो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं आएगा। ठीक है। ओके, तो गाइस ये लिख दो, कंप्लीट करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ऑब्जर्वेशंस तुम लोगों को एनसीईआरटी में से लिखने हैं। अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो प्लीज प्ले स्टोर पे से तुम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी सर्च कर देना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तुम लोगों को मिल जाएगी। दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। प्रयाग, डू यू हैव एनी डाउट? रिकॉर्डिंग लिंक तुम लोगों को मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा गाइस, डोंट वरी। अच्छा, लेबलिंग, ओके, लेबलिंग आपको चाहिए डायग्राम में। डायग्राम की लेबलिंग आपको इसमें मिल जाएगी प्रयाग, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगी। बट ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो देखो, दिस इज योर रेडियो एक्टिव मटेरियल, दिस इज योर रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, दिस इज योर अल्फा रे, अल्फा रे बीम over here. This is gold foil, and this part is coated with zinc sulfide. ठीक है, this is your deviated beam, deviated alpha rays, that's it, nothing else। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। ओके, लिख के हो गया है सबका? शुड वी मूव अहेड? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सबका लिख के हो गया होगा। तो नेक्स्ट, तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन होमवर्क में लिख के आने हैं, भूलना मत प्लीज। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि रदरफोर्ड ने हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एग्जैक्टली अगर हम लोगों को लिखना होगा तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। ऑब्जर्वेशन तुम लोगों को 4 से 5 पॉइंट में मिल जाएंगे, तुम लोग 10 लाइन भी अगर छोड़ दोगे तो सफिशियंट हो जाएगा। 10 लाइन में तुम लोग ऑब्जर्वेशन आराम से लिख पाओगे। ओके, अब देखो, रदरफोर्ड ने हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन दिया वो एग्जैक्टली कैसा था। थोड़ा और स्पेस बनाते हैं। ओके, रदरफोर्ड ने हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसके अकॉर्डिंगली एटम ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी एटम की ऐसी ड्राइंग बनाई है क्या जिसमें प्रोटॉन एकदम इत्तू सा एंड साइज एटम की इतनी बड़ी? ऐसा कुछ किया था क्या तुम लोगों ने कभी? तो अभी के लिए ऐसे ही बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बना पा रहे हो तो ऑलमोस्ट ऐसे बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इसी प्रपोर्शन में। अब देखो, इसका रीजन क्या है। रदरफोर्ड गेव अस रेडियस ऑफ एटम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को और आगे कैरी आउट किया था जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट ही गेव अस रेडियस ऑफ एटम विच इज
10 raised to minus 10 meter, which is 10 raised to minus 10 meter, which is called as 1 angstrom. ये तुम लोगों को यूनिट पता है 1 angstrom? तुम लोगों को ये यूनिट्स पता है क्या, बताओ जरा. And then he gave us radius of nucleus. Then he gave us radius of nucleus. And radius of nucleus, he told us that radius of nucleus is minus 10 raised to minus 15 meter, which is called as 1 femtometer. Which is called as 1 femtometer. ठीक है, which is called as 1 femtometer. ठीक है, तो ये डेटा उन्होंने हम लोगों को देके रखा था. अब ये ऐसे बनाने का रीजन, पहले मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये तुम लोगों को यूनिट समझ में आ रहा है क्या? 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 15. फीलिंग आ रही है क्या तुम लोगों को कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, या फिर एटम अगर एम्प्टी स्पेस है तो कितनी एम्प्टी स्पेस है, वो हम लोगों को फील आ रहा है क्या? मितांश करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, करेक्ट है आपका आंसर. तो देखो गाइस, अब अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये नंबर यूजुअली बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं समझने के लिए, या फिर ओके तुषार करेक्ट बोल रहे हो, ओके वेरी नाइस. तो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मतलब एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ करेंगे. लेट्स अज्यूम कि किसी दिन हम लोगों ने प्रोटॉन की साइज 1 सेंटीमीटर की कर दी. ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग इसे करने वाले हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग इसे करने वाले हैं. तो इफ साइज ऑफ प्रोटॉन becomes 1 centimeter, then what is the size of atom? अगर किसी दिन हम लोगों ने प्रोटॉन की साइज 1 सेंटीमीटर की कर दी तो एटम की साइज कितनी हो जाएगी? मितांश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. ओके, बहुत फास्ट आंसर दिया आपने. ओके गाइस, बताओ. यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम बनाई है. अब ये पेपर पे हम लोगों को समझने के बदले अगर हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस में काउंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे ख्याल से. तो मुझे बताओ, अगर प्रोटॉन की साइज मैंने 1 सेंटीमीटर की कर दी तो एटम की साइज कितनी हो जाएगी? वेरी नाइस सिद्धेश, करेक्ट है, सिर्फ आपने यूनिट सेंटीमीटर के बदले मीटर दे दिया है, इट शुड बी सेंटीमीटर. ओके गुड. तो बताओ गाइस, सोचो सोचो. देखो रेडियस ऑफ एटम 10 रेज टू माइनस 10 मीटर है, एंड जो ही करेक्ट आंसर है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये 10 रेज टू माइनस 15 मीटर है. तो अभी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का कर दिया है वो, तो साइज कितनी होनी चाहिए? ओके चलो गाइस, मैं तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं. अब देखो, जब हमारे प्रोटॉन की साइज थी 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, जब हमारे प्रोटॉन की साइज थी 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, तब हमारे एटम की साइज थी 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. अब हम लोगों ने प्रोटॉन की साइज बना दी 1 सेंटीमीटर. प्रोटॉन की साइज कितनी कर दी हम लोगों ने? 1 सेंटीमीटर. तो हमारे एटम की साइज कितनी होनी चाहिए? दिया, करेक्ट आंसर बोल रहे हो, वेरी नाइस. तो अब एटम की साइज कितनी होनी चाहिए वही हम लोग देख रहे हैं. तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस. देखो यूनिटरी मेथड हम लोगों को यूज करने आनी ही चाहिए. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगी. तो 10 रेज टू माइनस 10, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना तो हम लोगों को पता है. तो यूनिट किसमें बचेगा? सेंटीमीटर में. तो 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, सॉरी 10 रेज टू माइनस 10 इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 रेज टू माइनस 15. 10 रेज टू माइनस 15 अगर ऊपर चला जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 10 रेज टू प्लस 15, 10 रेज टू प्लस 15 एंड 10 रेज टू माइनस 10, कितना बचेगा? 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 1 लाख सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ, 1 लाख सेंटीमीटर मेरे पास है, एंड आई नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ये पता है ना सबको, दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मुझे बताओ 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर. एंड मुझे बताओ 1000 मीटर मीन्स हाउ मेनी किलोमीटर? 1000 मीटर मीन्स हाउ मेनी किलोमीटर? 1 किलोमीटर.
ठीक है। तो नाउ इन जनरल, अब देखो इन जनरल, अब अगर हम लोगों के पास 1 सेंटीमीटर, आई गेस 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा, अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर का अगर प्रोटॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। कितना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा वो। एंड एक्चुअल में इतनी बड़ी स्पेस बीच में जो है वो वेकेंट है। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? ओके। अब यहाँ पे एंटमैन सबने देखा है क्या? एंटमैन, एंटमैन मूवी देखी है सबने? ओके। हाँ, प्रोटॉन तो बहुत ही छोटा है बराबर। अभी ओके, एंटमैन किसी ने देखा भी नहीं होगा, तो उसमें कंसेप्ट एकदम सिंपल था। वो एवेंजर का एक सुपर हीरो है और जो छोटा हो जाता है, ठीक है। मैंने भी पूरी मूवी नहीं देखी है, मैंने स्टार्टिंग में देखा था। मतलब मैंने एवेंजर आज तक देखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। तो अब वहां पे भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यूज किया है। दे टोल्ड अस कि लाइक मतलब उन्होंने बिगिनिंग में, अगर तुम लोग मूवी के देखोगे, जहां तक मुझे याद है जब मैंने देखा था, तो दे टोल्ड अस कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहती है, वही हम लोग कम कर देते हैं। एंड अगर वो हम लोगों ने कम कर दी, देखो एक बीच में 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है, मतलब अगर प्रोटॉन कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर का, तो इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस बीच में प्रेजेंट है। अगर हम लोगों ने उसको श्रिंक कर दिया, वही स्पेस हम लोगों ने अगर कम कर दी, तो क्या हो जाएगा? हमारी साइज छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देर वॉज, मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, एंड ये प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही उन्होंने किया था, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोगों ने एक्चुअल में हमारे बीच की, मतलब हमारे एटम्स, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड अगर हम लोगों ने हमारे एटम्स के बीच की स्पेस श्रिंक कर दी, अगर हम लोगों ने हमारे एटम के बीच की स्पेस श्रिंक कर दी, तो क्या होगा? ओवरऑल एटम्स की साइज छोटी हो जाएगी। एटम्स की साइज अगर छोटी हो गई, तो हमारी साइज भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। गाइस समझ में आ रहा है? ऐसा करना पॉसिबल है क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। बट मूवीज में दिखाने के लिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब अगेन मैंने एक ये यूट्यूब वीडियो में देखा था, अगर हम लोगों ने एक्चुअली हमारे एटम्स की साइज श्रिंक कर दी, तो अर्थ की पूरी पॉपुलेशन जो है, अर्थ की पूरी पॉपुलेशन जो है, वो हम लोग एक शुगर क्यूब में फिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मूवीज में शुगर क्यूब्स देखा होगा। तो अर्थ की पूरी पॉपुलेशन जो है, वो हम लोग शुगर क्यूब्स में फिट कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, इवन वी आर मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस है। याद रखो, हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है, बट हम लोगों को नेकेड आई से दिखने वाले क्या? नहीं दिखते हैं। गाइस तुम लोगों को एटम कितना फैसिनेटिंग है वो फील हो रहा है क्या? कि बीच में कुछ है ही नहीं, बंदा पूरा खाली है, पूरा वेकेंट है। ये हम लोगों को कंक्लूजन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, विच वॉज क्वाइट एस्टोनिशिंग, ठीक है। गाइस फीलिंग आ रही है एटॉम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओके, चलो, ठीक है। शुड वी मूव अहेड देन? एटम पूरी तरह से एम्प्टी है, ये अभी समझ में आया। बाद में किसी ने तो मुझे पूछा था कि सर बट इट इज नॉट कंप्लीटली वेकेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी, उसके अंदर न्यूक्लियस तो है। बट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के सामने 1 सेंटीमीटर क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं होती। तो अभी फीलिंग आ रही है कि इट इज कंप्लीटली वेकेंट, इट इज कंप्लीटली वेकेंट, ठीक है। ओके। तो अब रदरफोर्ड के थियरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे, रदरफोर्ड के थियरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो हम लोग अभी लिमिटेशंस के पास जाने वाले हैं। रदरफोर्ड की थियरी चली क्यों नहीं? Okay, so Rutherford told us what? Atom is an empty space, nucleus is at the center, it contains almost 100% mass of the atom, and electron revolves around the nucleus. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये हम लोगों को रदरफोर्ड ने बताया था। ओके। अब इस थियरी में भी कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू, ये लिखना स्टार्ट करो, मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मेरे साथ ये लिखना स्टार्ट करो सिर्फ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी, रिवॉल्विंग चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी, वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। एंड हेंस एंड हेंस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन must must lose its energy, must lose its एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो, किसने बोला, मितांश ने बोला, मस्ट लूज इट्स एनर्जी एंड फॉलो अ स्पाइरल पाथ, फॉलो अ स्पाइरल पाथ, eventually colliding into न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है एंड ऑल, वो सब फिजिक्स का पार्ट, हम लोगों को उतना डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बट ये एक मैक्सवेल ने दी हुई थियरी थी। वो क्या बोलता है हम लोगों को कि अगर कोई चार्ज रोटेट कर रहा है, अगर कोई चार्ज रोटेट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या करते जाएगा, देते जाएगा, बाहर इवॉल्व करेगा। ऑब्वियस है, मुझे बताओ अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ऐसे सर्कल में राउंड मारते रहो, या फिर एक ग्राउंड है उसको 10 राउंड मारते रहो, अब मुझे बताओ 10 राउंड मारने के बाद तुम लोगों की एनर्जी क्या बचेगी, ऑलमोस्ट मरने आ जाओगे तुम लोग कि भाई अभी एक पाव में आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई एक चार्ज रोटेट कर रहा है तो गोल गोल घूमते घूमते वो भी थकते जाएगा, थकेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो ये मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको अगर सिंपल वर्ड में बताने जाओ तो समझो, तुम लोगों ने बचपन में टॉप खेले, टॉप से खेले क्या, मतलब टॉप, आजकल तो बच्चे मोबाइल से ही खेलते हैं, बट तो तुम लोगों ने कभी वो भवरा खेला था, टॉप खेला है या नहीं खेला है, या फिर देखा है, एटलीस्ट देखा है क्या, या फिर बेब्लेड लट्टू, करेक्ट, बेब्लेड लट्टू, तुम लोगों के जमाने में बेब्लेड्स भी थे। तो अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने समझो कोई टॉप घुमाया, या फिर समझ लो तुम लोगों ने कोई बेब्लेड घुमा दिया, तो वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा क्या, विल इट स्पिन फॉर एवर, विल इट स्पिन फॉर एवर। हाँ, बेब्लेड्स भी घुमाए, बराबर। तो मुझे बताओ विल इट स्पिन फॉर एवर, नहीं, बराबर, ये एक पॉइंट पे आके रुकने ही वाला है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे प्रोटॉन के बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कंटिन्यूअसली क्यों घूमते रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कंटिन्यूअसली क्यों घूमते रहेगा, एक पॉइंट पे आके वो भी तो रुकना चाहिए। गाइस समझ में आ रहा है, मितांश करेक्ट बोल रहे हो, यूजुअली टॉप्स या फिर जो लट्टू रहता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही रुक जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे अपनी एनर्जी रेडिएट करते करते, कम 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 होते होते, अपनी स्पीड उसकी कम करते करते क्या होते जाएगा, वो स्पाइरल पाथ में एक प्रोटॉन के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे प्रोटॉन है एंड अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ, ये ऐसे स्पाइरल पाथ में सर्कुलेट करते करते, ये ऐसे स्पाइरल पाथ में सर्कुलेट करते करते अंदर की तरफ आ जाएगा। और तुम लोगों ने देखा होगा, जब वो टॉप जो है वो क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड कम होते जाती है, तो एंडिंग में वैसे ऐसे करके गोल गोल घूमते जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे चला जाएगा, इट विल कोलाइड इनटू प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मुझे बता, ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, तो हमारे बॉडी के भी हर एक आइटम्स थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन थक गया, गोल घूमना नहीं अभी, अंदर चला गया, तो हम लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या, इज इट पॉसिबल, नहीं होता। तो रदरफोर्ड की थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, रदरफोर्ड की थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
नहीं नहीं, हम लोग आएंगे। ये क्यों नहीं होता, या फिर ऐसा होता ही नहीं है, एक्चुअली याद रखो ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए अपनी थियोरी मत कुछ बनाना। ओके, तो अगेन सेकंड पॉइंट, इट कैनॉट एक्सप्लेन इट कैनॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस चैप्टर में हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए ये लिख के रखो, अभी मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इट कैनॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यप, अगर ऐसा कुछ होने वाला रहेगा तो ये एटम स्टेबल ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थियरी एटम स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, बट हम लोगों को पता है वी आर स्टेबल। ऐसे होता है क्या कि 2 मिनट में हम लोग ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते, पुफ, मूवीज में जैसे दिखाते हैं पुफ, ऐसा नहीं होता। हम लोग स्टेबल है, एटम्स भी स्टेबल है, हम लोगों के आजू बाजू के चीजें भी स्टेबल है जो एटम से ही बनी है। तो एवरीथिंग इज स्टेबल, इवन एटम्स आर स्टेबल, ठीक है। तो थियरी में कुछ तो गड़बड़ है, थियरी में कुछ तो गड़बड़ है। बट थियरी ने हम लोगों को बहुत सारे करेक्ट पॉइंट्स भी बताए हैं, इतने सारे करेक्ट पॉइंट्स भी है, तो क्या फर्क पड़ता है। अभी के लिए हम लोगों ने मतलब उस टाइम पे इस थियरी को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद अभी कौन आने वाले, बोर्स आने वाले, करेक्ट बोल रहे हो। इसके बाद बोर्स आएंगे। ओके, अब उसके पहले हम लोगों को रदरफोर्ड के थियरी से एक एडवांटेज मिला था, मतलब एक अच्छा फॉर्मूला मिला था, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लोग लिखने वाले हैं, और इसका यूज तुम लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी होगा। याद रखो गाइस, मैं अभी जो कुछ तुम लोगों को लिखा के दे रहा हूँ वो सारी चीजें एनसीईआरटी में रहनी चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, तुम लोगों को एक्स्ट्रा की चीजें भी लगेंगी इस चैप्टर में से, तो वो एक्स्ट्रा की चीजें भी मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज एनसीईआरटी में ऐसे मत समझना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा की भी आएंगी जो हम लोगों को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस चैप्टर में नहीं तो दूसरे किसी चैप्टर में तो रहने ही वाली है। ओके, तो चलो गाइस, लिख के हो गया लिमिटेशन, 2 ही लिमिटेशन छोटे छोटे थे, लिख के हो गया क्या सबका? ओके, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम लोगों को किसी भी चीज का, किसी भी चीज के न्यूक्लियस की अगर रेडियस फाइंड आउट करनी है, ये भी हम लोगों को रदरफोर्ड ने ही दिया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग नहीं नहीं बोल के फिफ्थ लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ लेक्चर और 2 लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर और नेक्स्ट टाइम का लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम लोग करेंगे बट बाद में करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो आगे बढ़े। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ये हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नॉट इनटू ए रेस टू 1/3, ठीक है, ए रेस टू 1/3, या फिर इसी फॉर्मूला को तुम लोग क्यूब रूट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हो। और इस फॉर्मूला को तुम लोग कुछ बुक्स में ऐसे भी देखोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नॉट क्यूब रूट ऑफ ए, आर नॉट क्यूब रूट ऑफ ए, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। वेर आर एन, वेर आर एन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वेर आर एन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट, आर नॉट, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू रहती है 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर टू, ये वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी रहती है 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच में ये वैल्यू रहती है, एंड यस, दिस इज द लिमिटेशन। प्रयाग, रदरफोर्ड की थियरी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, अब
ये वैल्यू अगर एग्जाम में दी नहीं होगी तो तुम लोग 1.1 लोगे या 1.44 लोगे, तो तुम लोग इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं लोगे, तुम लोग बीच की एक वैल्यू लेते हो। एंड यूजुअली अगर एग्जाम में दी नहीं होगी तो हम लोग यूजुअली लेते हैं 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में अगर दिया नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अगेन इस चैप्टर का पार्ट है क्या, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को इस चैप्टर में नहीं दिखेगा, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, अब चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसे करते हैं क्वेश्चन। हाँ, बाय द वे, मैं ए क्या है वो बताना भूल गया ना। ए ए इज ए इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ए इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है गाइस, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम लोगों को सॉल्व करना है, और तब तक मैं मेरा लैपटॉप जरा चार्जिंग पे लगा दूंगा, चार्जिंग कम हो गई है। ओके, तो फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, गिवन दैट एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो चलो गाइस, किसी का जो कुछ लिखना होगा लिख दो, तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, कंप्लीट कर दो। एंड फिर इसका आंसर मुझे भेजना। अब यहाँ पे तुम लोगों को आर नॉट दिया नहीं है, तो आर नॉट तुम लोग क्या लोगे, 4/3 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करना, टेक योर टाइम। ओके मितांश, करेक्ट आंसर है मितांश, बट माइनस साइन क्यों आया आपका? रेडियस कभी माइनस में हो सकती है क्या? रेडियस कभी माइनस में होगी क्या? ओके, निश्चिता करेक्ट आंसर है, आपका भी आंसर माइनस में आ रहा है, ऐसे क्यों? आकांक्षा करेक्ट आंसर है, वैष्णवी करेक्ट है, वेद करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट। ओके, तो ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो इट इज फाइन। निकिता करेक्ट आंसर है, दिया करेक्ट, अथर्व करेक्ट, आदित्य, केतकी, जूही करेक्ट आंसर। वेरी नाइस गाइस, चलो करो करो, मैं तब तक जरा ओके गाइस, बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आ गए हैं। गार्गी, सानिका, इशिता, केशा, अच्छा केशा ने यू आर नॉट ऑडिबल लिखा था, सॉरी। ओके, सबके आंसर करेक्ट है। तनिषा करेक्ट आंसर, यश करेक्ट, सानिका आपने पहले रॉन्ग आंसर दिया था, रिद्धि करेक्ट। ओके, चलो गाइस देखते हैं, बहुत लोगों के आंसर आ गए अभी, सबको करेक्ट करेक्ट बोलने में बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, अब कुछ लोगों ने मिस्टेक की है,
कुछ लोगों ने क्यूब रूट लेने के बदले स्क्वायर रूट लिया है, कुछ लोगों ने क्यूब रूट लेने के बदले स्क्वायर रूट लिया है। एक्चुअली स्क्वायर रूट भी नहीं लिया है तुम लोगों ने, कुछ तो अलग ही मिस्टेक की है, अलग ही लेवल की मिस्टेक है तुम लोगों की। तुम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ 27 9 ले लिया, आई डोंट नो हाउ, बट तुम लोगों ने ये किया है। तो चलो देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिन लोगों का आंसर 36 आया उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला क्या है, इज नथिंग बट आर नॉट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। अब तुम लोगों को आर नॉट अगर दिया नहीं होगा तो तुम लोग क्या यूज करोगे, 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो तुम लोग चाहिए तो सेंटीमीटर यूनिट लिख दिया करो सो दैट तुम लोगों को इजी गिरे। इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। अब क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है गाइस, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है, चलो तुम लोगों के लिए मैं एकदम बच्चों वाली मेथड फॉलो करता हूँ। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 3 इंटू 3 इज 27। तो 3 3 3 ये 3 बार आ गए, मतलब हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे एंड विल गेट क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। याद आ रहा है कुछ गाइस, तो 4/3। एंड हाँ, ये हमेशा मैं ऐसे बच्चों वाली मेथड फॉलो नहीं करने वाला हूँ, बस अभी के लिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन जरा फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये 3 3 कैंसल आउट हो गए। व्हाट इज योर आंसर, देखो एकदम सिंपल आंसर आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो मुझे 36 आंसर भेज रहे थे। क्यूब रूट ऑफ 27 तुम लोगों ने 9 ले लिया था, ऐसा मत करो। ओके गाइस, एनी डाउट, समझ में आ रहा है? ओके किस किस को अभी ब्रेक चाहिए, किसी को ब्रेक चाहिए, जरूरत है ब्रेक की, या कंटिन्यू कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, ब्रेक या कंटिन्यू, ईमानदारी से आंसर देना, कंटिन्यू करना है। ओके कुछ लोग ब्रेक दे रहे हैं, कुछ लोग ब्रेक क्यों वो भी पूछ रहे हैं, तो ब्रेक की जरूरत नहीं है ना गाइस, 2 घंटे का लेक्चर है। कुछ लोग ब्रेक बोल रहे हैं, ओके ब्रेक वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, नहीं ना? ओके बहुत लोगों ने बोला है कि नहीं सर, तो यप ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है, तो बहुत कम पढ़े हम लोग, ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके तो चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके 2 आवर्स के लिए वही मैं भी बोल रहा हूँ, 2 आवर्स में क्या ब्रेक लेने का। तो लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर। तो first, हम लोग स्टार्ट करने वाले एटॉमिक नंबर से। नंबर 1 इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसे हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है। अब याद रखो, टेक्स्ट बुक में इसके डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक में इसके डेफिनेशन कैसे रखी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट में इसको ऐड कर देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को मिलेगी, बट मैं ऐसे लिखा के नहीं देता, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था, करेक्ट बोल रहे हो मितांश, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन में से तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 से 0 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन लिख के नहीं देता, मैं सिर्फ प्रोटॉन लिख के देता हूं। बट अगर तुम लोगों ने बाद में देखा और तुम लोगों को लगा कि मैंने गलत पढ़ाया है, तो नहीं, मैंने लॉजिकल पढ़ाया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूं अभी, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाता है।
तुम लोगों को मुझे प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताना है। मैं तुम लोगों को कुछ एटम्स दे रहा हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, याद रखना, जो नीचे नंबर रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है। तो 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 प्लस, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 -2। चलो देखते हैं कौन इनके करेक्ट आंसर दे पाता है, देखते हैं कौन इनके करेक्ट आंसर दे पाता है। बताओ, तुम लोगों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बताने हैं। वितांश, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। चलो गाइस जल्दी देखते हैं कौन इनके करेक्ट आंसर दे पाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर तुम लोगों को बता रहे हैं। मैंने तुम लोगों को ऊपर ही बताया, प्रोटॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर दिख रहा है वो प्रोटॉन के नंबर है। कानिका, फर्स्ट 3 आंसर्स आर करेक्ट, फोर्थ वाले पे जरा सोचो, जरा अच्छे से सोचना। ओके, निकिता, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, जो लास्ट आंसर इज रॉन्ग, बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। दिया, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। पूर्वल, और आंसर्स आर करेक्ट। ओके, वेद, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, अथर्व, लास्ट वाला आपका मिस्टेक है, बाकी सारे करेक्ट है, वेरी नाइस। जो ही लास्ट आंसर करेक्ट हो गया आपका भी अभी। ओके, कदम, करेक्ट आंसर है सारे के सारे। यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है जिसका मैं सर नेम यूज करता हूँ, इवन ही नोज माई। ओके, तो निशिता करेक्ट आंसर है। ओके, चलो गाइस जरा अभी देखते हैं। याद रखो, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अथर्व करेक्ट आंसर है। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कनक, सारे आंसर करेक्ट है एक्सेप्ट फोर्थ वन, लास्ट वन। अर्शिया करेक्ट, सारे आंसर करेक्ट है एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो ये जो नंबर लिख के दिए है मैंने, दे आर नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे 1, 6, 1 और 8, आंख बंद करके हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, इतना याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। समझो, मेरे पास मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, और इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से मैंने जिसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाल दिया। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज बचा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, सिमिलरली मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर मैंने पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मैंने बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ, पहले एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन थे, मतलब दोनों प्लस माइनस बैलेंस थे, बट अभी दो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। अथर्व करेक्ट बोल रहे हो। ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, हाइड्रोजन का ओवरऑल चार्ज अभी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वेरी नाइस। तो याद रखो, अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज हुआ, अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, देन atom becomes positively charged, and when electron is added, atom becomes negatively charged, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं रहता तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज नहीं रहता तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, प्रोटॉन ऐड करोगे या रिमूव करोगे, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, तो हम लोग रिमूव करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक प्लस वन चार्ज है तो एक माइनस कर दो, एक माइनस करोगे तो वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, खत्म। अब मुझे बताओ, अन्वय करेक्ट बोल रहे हो, यहाँ पे 8 प्रोटॉन थे, 8 प्रोटॉन थे और तुम लोगों ने माइनस टू चार्ज ऐड कर दिया। मुझे बताओ माइनस टू चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 8 में नेगेटिव चार्ज तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो 8 + 2 आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन। गाइस समझ में आ रहा है या किसी को डाउट, यहाँ पे लिख दो नोट। अगर न्यूट्रल होगा, अगर न्यूट्रल होगा, ये जो मैंने बाजू में ये विचड़ी करके लिखा था वो मैं तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, नोट लिखना। अगर न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा। एंड अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। चलो गाइस, ये लास्ट की सिर्फ जो नोट है वो लिख दो, तुम लोगों को डायग्राम्स बनाते बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट लिख देना, सिर्फ नोट लिख दो यहाँ पे। कैसा करेक्ट आंसर था, वेरी नाइस। ओके, अब हम लोग जाने वाले हैं एटॉमिक मास की तरफ, ठीक है। नाउ वील मूव टुवर्ड्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एटॉमिक मास। करेक्ट बोल रहे हो आदित्य, एटॉमिक मास इज नथिंग बट, सेकंड पॉइंट, एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर इतना लिखने के बदले इसका सिंबल रहता है, इट्स सिंबल इज कैपिटल ए, इट्स सिंबल इज कैपिटल ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, दैट कैपिटल ए एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो मितांश ने पहले से लिख के भेजा भी था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन इज नथिंग बट, इफ आई स्टिल रिमेंबर, प्रोटॉन इज नथिंग बट atomic number, number of proton is nothing but atomic number which is represented by z, which is represented by z। तो देखो a is equals to z प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो तुम लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर तुम लोगों को निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे, a माइनस जेड। करेक्ट बोल रहे हो जी, हितांश करेक्ट बोल रहे थे, तनिषा सानिका करेक्ट। तो ये हो गया तुम लोगों का फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एनी डाउट? ओके, तो गाइस अब वापस सेम टेबल जो हम लोग ने 2 मिनट पहले किया था, करें, वापस करें। लिख के हो गया ना सबका? तो देखो, यहाँ पे मैं तुम लोगों को एलिमेंट दूंगा, एलिमेंट बोलने के बदले एटम दूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, फाइनली एटॉमिक सिंबल कैसे लिखते हैं, फाइनली एटॉमिक सिंबल कैसे लिखते हैं, इसे लिखने के लिए कोई ऐसे हार्डकोर रूल नहीं है, बट एटॉमिक सिंबल में हम लोग एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे लिखते हैं एक्स के फॉर्म में, नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं उसका जेड एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक मास ए, ठीक है।
तो ये याद रखो, ये ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करके तुम लोगों को क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा और के रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? तो डेफिनेटली हो सकता है। सिंबल एक्स, यहाँ पे तुम लोगों का जेड नीचे, एंड ए यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऐसे भी हो सकता है। सिमिलरली और कुछ हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर तुम लोगों ने एग्जाम में देखा होगा तो मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों यहाँ पे लिखे थे, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई हार्डकोर रूल है क्या? नहीं है। यूजुअली मैं ये यूज करना प्रिफर करता हूँ। ठीक है, तो ये ही हम लोग यूज करने वाले हैं, मतलब मैं इसे ही यूज करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एटम्स देने वाला हूँ। तुम लोग मुझे बताओगे कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है। अब याद रखो, प्रोटॉन मतलब कितना होता है? जेड हो जाता है। तो तुम लोग यहाँ पे मुझे प्रोटॉन लिख के दिखाओगे जेड, बाद में तुम लोग इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाओगे। इलेक्ट्रॉन के लिए तुम लोगों को जेड में माइनस भी करना पड़ सकता है, ऐड भी करना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोग ऐसे लिख सकते हो जेड, इसके लिए तुम लोग ऐसे लिख सकते हो जेड माइनस चार्ज। ठीक है, एटम के ऊपर जो कुछ चार्ज होगा उसे माइनस कर देना, तुम लोगों को करेक्ट आंसर मिलने ही वाला है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तुम लोगों को करके देखना, समझ में आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज ए माइनस जेड। गाइस देखो, माइनस चार्ज में क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे जब तुम लोगों को चार्ज +1 दिया था तो तुम लोगों ने -1 किया था, जब तुम लोगों को चार्ज -2 दिया था तो तुम लोगों ने +2 किया था। तो तुम लोग वैसे फॉर्मूला भी बना के रख सकते हो, या फिर कंसेप्चुअली जाना, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। ठीक है, तो चलो मैं एटम्स के एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। ओके, चलो इतने सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए, देखो ये इतने सफिशिएंट है, करो इन्हें। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ भी गए। मितांश, ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। चलो लिखो, कंप्लीट करो। सानी का ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। कुणाला? अच्छा।
ओके गाइस, बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं, तो चलो देखते हैं। अर्शिया करेक्ट आंसर है। आदित्य करेक्ट आंसर है। कनका आपका लास्ट वाला जो है वही, उसमें ही मिस्टेक है, और उसमें भी आपने इलेक्ट्रॉन के नंबर में कुछ मिस्टेक की है, जरा एक बार चेक कर लेना। वेद ऑल आंसर्स आर करेक्ट। जोई ऑल आंसर्स आर करेक्ट। किसी का आंसर अगर देखते वक्त थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो देख लेना, मैं गलती से गलत बोल सकता हूँ। ओके। निकिता ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अथर्व ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अभी तक तो सबके आंसर करेक्ट है। कदम सारे आंसर करेक्ट है। ओके। दिया ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके दिया, आपके थर्ड आंसर में कुछ तो मिस्टेक है आई गेस। जरा एक बार मैं जब सॉल्व करूंगा चेक कर लेना। एंड निशिता ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके चलो, बहुत लोगों के आंसर है और ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट ही है। ऋतुज, कनका ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके गाइस, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी एक बार। जिन लोगों को डिफिकल्टी होगी, शायद से इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। दिस इज क्वाइट सिंपल है, इसमें ऐसे मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो देखो। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबसे इजी है। जो नीचे नंबर दिखेगा वही छाप दो यहाँ पे, तुम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो नीचे है वो। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कुछ चार्ज नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो जेड जो होगा वही, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, दिया ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो चार्ज नहीं है तो जो नीचे नंबर है वही आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो चार्ज नहीं है तो जो नीचे नंबर है वही आना चाहिए, जेड आना चाहिए। यहाँ पे चार्ज आ गया, प्लस चार्ज है, +1, तो जो जेड था उसमें तुम लोग -1 करोगे, तो तुम लोगों को आंसर यहाँ पे आएगा 18। मैंने क्या बोला था, जेड में चार्ज को माइनस कर देना, तो 19 माइनस +1, तो आंसर आ जाएगा 18। अब क्लोरीन के केस में देखो -1 चार्ज है, तो तुम लोग 17 माइनस -1 करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर विल बिकम 18। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 माइनस 4, सॉरी 14 माइनस 7, ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 7। 13 माइनस 6, ये भी हो जाएगा 7। 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10। 39 माइनस 19, ये हो जाएगा 20। 35 माइनस 17, ये हो जाएगा 18। गाइज, इज इट क्लियर? अनवय करेक्ट आंसर थे आपके। ओके, तो गाइस अब हम लोग कुछ डिफिकल्ट टाइप के, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बट जरा ऐसे अलग कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ आयंस दूंगा। आयंस का तुम लोग मुझे बताओगे। आयंस का तुम लोग मुझे बताओगे। चलो वही ऊपर का ही सीक्वेंस रखते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तुम लोग बताने वाले हो। प्रोटॉन इज नथिंग बट जेड, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट जेड माइनस चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर माइनस जेड। ठीक है, तो आयन, सबसे पहला आयन में तुम लोगों को दे रहा हूं O2-2। इसे हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं एंड ऑल वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर अभी ये वाला आयन तुम लोगों को मैंने देके रखा है, एंड इसके नीचे में तुम लोगों को डेटा दे के रख रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, मास नंबर रहता है 16। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो गए। अब मुझे बताओ, जब मेरे पास 2 ऑक्सीजन होंगे तो एक में 8, दो में कितने हो जाएंगे? एक में 8, दो में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोगों को आंसर आएगा 16। गाइस, इज इट क्लियर? अब तुम लोगों को Z माइनस चार्ज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? Z माइनस चार्ज। तुम लोगों को Z पता चल गया कितना है? 16। Z पता चल गया कितना है? 16। अब मुझे बताओ, माइनस चार्ज करो, Z में माइनस चार्ज करो, 16, 16 माइनस चार्ज कितना है? -2। आंसर कितना आएगा? अनवय करेक्ट आंसर था आपका। आंसर कितना आएगा? 16 प्लस 2 -18, 16 माइनस -2 तो +8, +2 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके।
एंड फाइनली नंबर। अब मुझे बताओ, a माइनस जेड कर रहे हैं तुम लोगों को, a माइनस जेड कर रहे हैं तुम लोगों को, तो a माइनस जेड अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर देखो a कितना था, 16 था, a कितना था, 16 था। गाइज इसमें ना थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, सॉरी फॉर दिस, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, तुम लोगों को सॉल्व करते वक्त इजी जाए इसलिए ये चेंज कर रहा हूँ। पहले तुम लोग काउंट करना है इसका अटोमिक नंबर, उसके बाद तुम लोग काउंट करना है इसका अटोमिक मास, ये तुम लोगों को ही इजी करेगा, डोंट वरी। फिर तुम लोग प्रोटॉन काउंट करोगे विच इज जेड, फिर तुम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे विच इज जेड माइनस चार्ज, एंड फाइनली तुम लोग न्यूट्रॉन काउंट करोगे विच इज ए माइनस जेड। ठीक है, तो अब पहला आयन जो हम लोगों ने लिया था वो वापस कंटिन्यू करते हैं, O2 माइनस 2, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने तुम लोगों को बता दिया था 8 और मास नंबर 16। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8, तो दो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, दो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16। अब एक ऑक्सीजन का मास 16, तो दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32। वेरी नाइस। अब जो एटॉमिक नंबर रहता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, तो तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली काउंट कर पाओगे, 16 आ गया। अब तुम लोगों को z पता चल गया, तुम लोगों को सिर्फ माइनस चार्ज करना है, तो 16 माइनस चार्ज करोगे तो ये आ जाएगा 18 डायरेक्टली। अब तुम लोगों ने a पहले से काउंट करके रखा है, एटॉमिक मास 32 तुम लोगों ने पहले से काउंट करके रखा है, तो 32 माइनस 16 आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के नंबर भी रहेंगे 16। गाइस समझ में आ रहा है, 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16, इसलिए मैंने तुम लोगों को जेड और मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उसके दो कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बोले, सो दैट आगे तुम लोगों को तकलीफ ना हो। चलेगा गाइस, अब मैं तुम लोगों को और क्वेश्चंस दूं, जरा डायरेक्ट हायर लेवल पे जाते हैं, ये जरा ज्यादा ही हायर लेवल हो जाएगा, पहले थोड़ा लोअर लेवल। NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक मास 16। चलो काउंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एवरीथिंग जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में फाइंड आउट करो जल्दी, देखते हैं कौन कर पाता है। गाइस सिंपल एडिशन है, कैलकुलेशन ही है, बच्चों वाली चीज है, बट हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस हो इसलिए कर रहे हैं, करो। ओके मितांश, करेक्ट आंसर है। ओके चलो गाइस सॉल्व करूं मैं, बताओ सॉल्व करके। फर्स्ट वन इज जेड, करेक्ट, जेड इज 16, जेड इज 16, एटॉमिक नंबर 16 रहता है, एटॉमिक नंबर ही जेड रहता है, याद रखना, एटॉमिक नंबर का सिंबल रहता है जेड, एटॉमिक मास का सिंबल रहता है ए। ओके सानी का ऑल आंसर सर करेक्ट, वेरी नाइस। गाइस चलो आंसर दो जल्दी, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके कनक का सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी सेकंड फोर्थ और फिफ्थ रॉन्ग है आपके, अगर एक भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आगे की चीजें भी अपने आप रॉन्ग होती जाएंगी, तो देखो जरा एक बार क्या मिस्टेक हुई है। ओके चलो गाइस, आई गेस लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसे तुम लोग कैसे लिख सकते हो, तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे ओपन फॉर्म में लिखना जरा, ठीक है। अच्छा वो ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके जिस किसी को डाउट आ रहा होगा तो जरा एक बार देखो, तुषार ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। तुम लोग इसे थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखो कि एक नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, ऐसे लिख दो चाहिए तो, अगर डिफिकल्टी जा रही है तो। डायरेक्ट काउंट कर पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बट अगर डिफिकल्टी जा रही है तो ऐसे ओपन फॉर्म में लिखना। नाइट्रोजन का जो नंबर लिख के दिया है मैंने वो लिख दो यहाँ पे, और ऑक्सीजन के भी जो नंबर लिख के दिए वो यहाँ पे लिख दो। अब तुम लोगों को अटोमिक नंबर पूछा है, अटोमिक नंबर मतलब नीचे वाले नंबर, तो 7 + 8 + 8, 7 + 8 + 8,
कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 23। जिन लोगों को तकलीफ जा रही है उन लोगों के लिए मैं ओपन फॉर्म में बता रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब एटॉमिक नंबर हो गया तो एटॉमिक मास की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक मास मतलब ऊपर वाले नंबर उनके एडिशन करो। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा 46। ये दो चीजें तुम लोगों को मिल गई तो उसके आगे वाली चीजें तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। प्रोटॉन का नंबर मतलब एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया 23। अब यहाँ पे क्या होगा 23 माइनस चार्ज, तो 23 माइनस माइनस 1, आंसर आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। और a माइनस जेड 46 माइनस 23 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 23। गाइस एनी डाउट? ओके, कनक का सारे आंसर करेक्ट हो गए आपके बाद में, वेरी नाइस। ओके ओके गाइस, देखो वापस लेट मी एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हम लोगों को हर एक चीज काउंट कर रही है, तो इसे थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखो। ओपन फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, ये हम लोगों को डायरेक्टली दिखेंगे। अब देखो, तुम लोगों को एटॉमिक नंबर पहले निकालना है, तो एटॉमिक नंबर मतलब नीचे वाले नंबर, तो एटॉमिक नंबर के लिए तुम लोग क्या करोगे, एटॉमिक नंबर के लिए तुम लोग ये नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनके एडिशन करोगे। तो इनके एडिशन जब करोगे तो एक नाइट्रोजन प्लस दो ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 23। अब तुम लोगों को एटॉमिक मास काउंट करना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस 16, ये ऊपर वाला नंबर 46 आ गया। अब एक बार ये दो कॉलम हो गए तो प्रोटॉन का नंबर इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, तो ये सेम टू सेम आ गया। इलेक्ट्रॉन इज जेड माइनस चार्ज, तो जेड हम लोगों का 23 था, माइनस चार्ज हम लोगों के पास -1 है, तो 23 माइनस -1 ये हो जाएगा 24। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ए माइनस जेड, तो 23 क्यों, क्योंकि 46 माइनस 23 बन जाएगा। तो दैट तुम लोगों को थोड़ा और कॉन्फिडेंस है। चलो एक अलग एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को, बड़ा वाला SO4 - 2, और तुम लोगों को पहले से बता के रखा है सल्फर का एटॉमिक नंबर रहता है 16 और मास नंबर रहता है 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8 और मास नंबर रहता है 16। अब मुझे बताओ किस किस को ऐसा फील आ रहा है कि मैं ही ये सॉल्व करूं, मतलब मैं तुम लोगों को सॉल्व करके बताऊं, ऐसे किसी को लग रहा है क्या, तुम लोगों को सबको ट्राई करना है? किसी को अगर चाहिए कि मैं सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा। ओके, चलो तो गाइस खुद ट्राई करो, जरा खुद ट्राई करो। वितांश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तानिका ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। निशिता ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, चलो गाइस, यहाँ पे मुझे हर एक से आंसर आना चाहिए, हर एक से आंसर्स एक्सपेक्टेड है। बाय द वे, आज की जो टेस्ट हुई थी उसमें तुम लोग उसी लिंक के ऊपर वापस जब क्लिक करोगे तो तुम लोगों को अपना खुद का स्कोर भी दिखेगा और जो टॉप पे थे स्टूडेंट्स उनका भी स्कोर दिखेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम लोग कहाँ पे आ रहे हो। ओके, हर्ष करेक्ट आंसर है, कौस्तुभ करेक्ट आंसर है, कीर्ति करेक्ट आंसर, निकिता आई गेस आपने सीक्वेंस उल्टा सुल्टा कर दिया है बट आंसर्स आर करेक्ट। सर्व ऑल आंसर्स आर करेक्ट, जूही ऑल आंसर्स आर करेक्ट, उर्वल आपने एटॉमिक मास में गड़बड़ की है, इसकी वजह से आपके न्यूट्रॉन का नंबर भी गलत हो गया है। एटॉमिक मास में गड़बड़ी होने की वजह से न्यूट्रॉन का नंबर भी गलत हो गया है, चेक कर लेना एक बार। हमें ऑल आंसर्स आर करेक्ट, तनिषा ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तनिषा आपने भी सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक की है, देखते हैं। कदम आपने भी एटॉमिक मास में गड़बड़ी की है जिसकी वजह से आपका एटॉमिक नंबर भी गलत हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन का नंबर गलत हो गया। दिया ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट आंसर है सारे, सुरभि ऑल आंसर्स आर करेक्ट, सुरभि, तुषार, ऐश्वर्या,
ऋतु ऋतुज, तुषार, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अन्वया, करेक्ट है सारे आंसर्स। चलो गाइस, ऑलमोस्ट अभी सबको जम रहा है, सबको आ गया है। तो कनका करेक्ट आंसर है, ध्रुव करेक्ट, प्रयाग करेक्ट, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। आदित्य महाजन करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो मैं अभी सॉल्व करके दिखा दूं क्या? आई गेस नाउ आई कैन सॉल्व इट। अब देखो, इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? सल्फर एटॉमिक नंबर, नीचे वाले नंबर, सल्फर 16 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 है। तो 8 इंटू 4, सिंपली आ जाएगा आंसर 16 प्लस 32। 16 प्लस 32, आंसर आ जाएगा 48। गाइस समझ में आ रहा है? देखो, एक 16 नंबर का सल्फर और 4 8 नंबर वाले ऑक्सीजन, सबको ऐड कर दो, आंसर 48 आ जाएगा। अब एटॉमिक मास सेम करो, सल्फर का कितना है? 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, प्लस 4 ऑक्सीजन है जिनका मास कितना है? 16। तो 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 96। ये दो नंबर तुम लोगों ने पहले काउंट कर लिए, तो आगे की सारी चीजें एकदम सिंपल हो जाती है। आगे की सारी चीजें कैसे सिंपल हो जाएंगी? तो देखो, प्रोटॉन का नंबर 48 सेम एज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर में तुम लोगों को चार्ज को माइनस करना रहता है, तो 48 माइनस माइनस 2, आंसर आ जाएगा 50। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर। एंड तुम लोगों को सेम वे अपने न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, ए माइनस जेड, तो 96 माइनस 48, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 48। सेम आंसर। ठीक है गाइस, एनी डाउट? तनिषा करेक्ट आंसर था, पूर्वल करेक्ट थे आंसर। ओके, तो होमवर्क के लिए तुम लोगों को और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। होमवर्क के लिए तुम लोगों को और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। होमवर्क के लिए तुम लोगों को PO4-3 काउंट करना है। PO4-3 में फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर रहता है 15, इसका मास नंबर रहता है 32 31। ऑक्सीजन तो हम लोग, तो अभी तक तुम लोगों को बाय हार्ट हो गया होगा, 8 एंड 16। ठीक है, दिस इज फॉर होमवर्क। अभी इसके आंसर सेंड मत करते बैठना, दिस इज फॉर होमवर्क, होमवर्क में ये कर लेना। ठीक है, ओके। चलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आइसो सीरीज। आइसो सीरीज, ठीक है। आइसो सीरीज में हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक रहता है, इसको एक नई नई हेडिंग के साथ लिखना, दिस इज अ न्यू हेडिंग, आइसो सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज आइसोटोप, नंबर 1 इज आइसोटोप, नंबर 2 इज आइसोबार, करेक्ट। नंबर 3 इज आइसोटोन, एंड नंबर 4 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। तो गाइज, आइसोटोप तो यहाँ पे सबको पता होगा। आइसोटोप ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पता है? देखो, इन्हें याद रखने के लिए, मतलब इन्हें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, आई नो। तो इन्हें याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आइसोटोप में आता है पी। आइसोटोप में क्या आता है? पी। तो इसमें रहते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें रहते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आइसोटोन में आता है एन, तो इसमें क्या सेम रहेगा बताओ? आइसोटोन में आता है एन, तो इसमें क्या सेम रहना चाहिए बताओ? आइसोटोन में आता है एन, तो इसमें क्या सेम रहना चाहिए? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे रहते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे रहते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या रहने चाहिए? सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोल रहे हो। एंड फाइनली बचा बार, आइसो बार। तो यहाँ पे सेम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो करेक्ट। बार में सब जन जाते हैं, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज आर आइसो सीरीज। अब इसमें तुम लोगों को आइसोटोप पहले से पता है, मैं तुम लोगों को आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, बाकी सारी डेफिनेशन तुम लोग बाद में टेक्स्ट बुक में से आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स।
लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोटोप की डेफिनेशन तुम लोगों को अभी तक बाय हार्ट भी हो गई होगी। एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number but different mass number, ठीक है, is called as आइसोटोप। ठीक है, तो देखो जहां पे एटॉमिक नंबर मतलब Z ये सेम रहता है, बट मास नंबर ए ये रहता है डिफरेंट, ये रहता है डिफरेंट। ठीक है, तो सेम मास नंबर नहीं रहता, सेम एटॉमिक नंबर रहता है। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल्स, इनके एग्जाम्पल पहचाना तो एकदम इजी हो जाता है, इनके एग्जाम्पल्स पहचाना एकदम इजी हो जाता है। देखो हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अगर ऐसा कुछ दिख गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे के नंबर एटॉमिक नंबर सेम है बट ऊपर वाले एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोलेंगे दीज आर आइसोटोप्स। अगर मैं ऑक्सीजन के एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन 8 and 16, ऑक्सीजन 8 and 17, ऑक्सीजन 8 and 18, नीचे के सारे नंबर सेम है, ऊपर के सारे नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन का अगर एग्जांपल दूं, क्लोरीन 17 35 एंड क्लोरीन 17 37, नीचे के नंबर सेम है, ऊपर के नंबर डिफरेंट है। तो ये सारे हो गए हमारे आइसोटोप्स, ये सारे हो गए हमारे आइसोटोप्स। कार्बन, कार्बन के भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नेवर एंडिंग है गाइस। कार्बन 13, कार्बन, सॉरी कार्बन पहले 12 आना चाहिए ना, उसके बाद कार्बन 13, उसके बाद कार्बन 14। ठीक है, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो गाइज उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, आइसोबार। तो अभी सेकंड इज आइसोबार, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2, आइसोबार सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर रहेंगे तो सेम एटॉमिक मास होगा, सेम एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एटॉमिक मास Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर है, सॉरी, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, तो डिफरेंट क्या बचेगा, Z डिफरेंट बचेगा। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है, वो डिफरेंट रहता है। ठीक है गाइस, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेने गए तो बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन 7 and 14 एंड कार्बन 6 and 14। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स। देखो नाइट्रोजन 14 एटॉमिक नंबर, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नहीं मास नंबर, तो मास नंबर सेम है बट नीचे के नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो आर। ठीक है, लिख दो गाइस, कुछ लोगों का लिखना बाकी है आई गेस, लिख दो, कंप्लीट कर दो। गाइस हेवी नहीं हो रहा है ना, इतनी स्पीड सफिशिएंट है या फास्ट लग रहा है, इतनी स्पीड सफिशिएंट है या फास्ट लग रहा है? ओके, आइसो सीरीज लिखना है, ओके यहाँ से बाकी है, लिख दो लिख दो, कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो।
ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। दो ही बाकी है, और दो ही बाकी है, ठीक है। दो सीरीज एंड देन वी आर डन। अब देखो इसमें और एक एग्जांपल लिख दो। आर्गन, एटॉमिक नंबर जिसका 18 रहता है बट मास नंबर जिसका 40 रहता है। एंड सिमिलरली कैल्शियम, एटॉमिक नंबर जिसका 20 रहता है बट मास नंबर जिसका 40 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, आइसोटोन। अब आइसोटोन ये एक अच्छा है कंसेप्ट। देखो जहां पे Z जो है वो भी डिफरेंट है, A जो है वो भी डिफरेंट है, बट A माइनस Z जो है वो सेम है। ऊपर लिखा था ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z सेम रहने चाहिए, ठीक है, तब जाके न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है ना वो, तो तब जाके वो करेक्ट आएगा। अब ये लिखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े बहुत। इनके एग्जांपल्स, नाइट्रोजन 7 and 14, कार्बन 6 and 13। अगर यहाँ पे मैं तुम लोगों को न्यूट्रॉन के नंबर पूछूं तो तुम लोग क्या करोगे? 14 - 7, ये आ गया 7। 13 - 6, ये आ गया 7। बोथ आर इक्वल, बट जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये इक्वल नहीं है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? देखो आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम रहना मतलब A माइनस जेड सेम आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसका और एक एग्जांपल लिख दो। इसका और एक एग्जांपल पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम 39, सॉरी पोटेशियम 19, 39 एंड 20, कैल्शियम 40। अब अगर तुम लोग यहाँ पे करोगे 39 - 19, तो तुम लोगों को आंसर आएगा 20। 40 - 20 तुम लोगों को आंसर आएगा 20। बोथ कंटेन्स different atomic mass and atomic number, but both contain same A minus Z, which is number of neutron, ठीक है guys? So this is isotone। and last चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब जहां पे बाकी कुछ करेक्ट आए ना आए, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हमेशा सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब इनमें एग्जांपल्स की तो भरमार आ जाती है। तो चलो देखते हैं इनके एग्जांपल्स। N-3, O-2, F-। इनके मैं तुम लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख के दे देता हूँ। देखो गाइस, कुछ भी इनमें मैचिंग लग रहा है क्या हम लोगों को? इनमें कोई भी एक भी चीज मैच हो रही है क्या? लिटरली एवरीथिंग इज डिफरेंट, लिटरली एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बट एक चीज सेम है। हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। करेक्ट बोल रहे हो ऋतुज, वो तो पॉइंट है करेक्ट। बट अभी के लिए हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं, तो हर एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप सेम आ जाएगी। तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला? जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज हर एक में 10 आने वाले। करेक्ट बोल रहे हो वैष्णवी? तो 7 - -3, आंसर विल बिकम 10। 8 - -2, आंसर विल बिकम 10। 9 -1, आंसर विल बिकम 10। 10 यहाँ पे तो सिर्फ 10 ही है, मतलब 10 - 0 कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ये 10 ही आएगा। बाद में 11 -+1, तो यहाँ पे भी आएगा 10। 12 -+2, यहाँ पे भी आएगा 10। 13
माइनस प्लस 3 ये भी हो जाएगा 10। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट एक्सेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। गाइस कुछ भी डाउट है क्या? ओके, तो गाइज मैं तुम लोगों को क्लासरूम पे इफ पॉसिबल, अभी तक हम लोगों का ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है कि मैं तुम लोगों को एमसीक्यूज का होमवर्क देने स्टार्ट कर सकूं, बट अगर मुझे कुछ इजी एमसीक्यूज मिले जो अभी तक हम लोगों ने जो जितना कवर किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम लोगों को दे सकूं सॉल्व करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। इफ नॉट, डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर के बाद तुम लोगों को एमसीक्यूज का होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों का पोर्शन उतना कवर नहीं हो पाया है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट कवर कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज अभी तक उतना सिलेबस कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, उसके अगले लेक्चर में या फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, बट जरूर करेंगे। ठीक है, या फिर इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल, जस्ट अ मिनट,